मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अपकृत्य विधि की एक विशिष्ट शाखा है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। जो अपकृत्य है विधि की एक विशिष्ट शाखा है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी अपकृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई? इंग्लैंड से। ता नंबर हमारा सही उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकृत्य की परिभाषा निहित है कहा? साधारण दंड अधिनियम 1997 में, या परिसीमा अधिनियम 1963 में, या भारतीय संविदा अधिनियम 1972 में, या भारतीय संहिता 1860 में। अपकृत्य की परिभाषा निहित है परिसीमा अधिनियम 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, अपकृत्य को परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 टा, धारा 2 ता, या धारा 2 ज्ञा, या धारा 2 खा? हमारा सही उत्तर है अपकृत्य की को परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 ज्ञा में परिभाषित किया गया है। अपकृत्य को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 ज्ञा में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अपकृत्य शब्द को किस भाषा के टॉर्टम शब्द से व्युत्पन्न किया गया है? ये किसका व्युत्पन्न है? टॉर्टम का। इसी से ही टोर्ट बना है, टॉर्टम से, जिसका घुमाव अर्थ है। देखिएगा, ये सर्वाधिक ज्यादा जो हमारी लैटिन मैक्सिम्स ही हैं, ग्रीक बहुत कम है, फ्रेंच भी कम है, अंग्रेजी भी कम है। तो ये टॉर्टम शब्द जो अपकृत्य का मूल शब्द है, टॉर्टम या टोर्ट, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य का अर्थ है एक घुमावदार क्या? निवारण या उल्लंघन या आचरण या सहमति। अपकृत्य का जो अर्थ है घुमावदार आचरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। अपकृत्य विदिता मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? रूढ़ियों एवं पूर्ण निर्णय अथवा न्यायिक निर्णयों से। तो अपकृत्य मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? न्यायिक निर्णयों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 7। भारत का अपकृत्य विधि, जो भारत की अपकृत्य विधि है, ये किस पर आधारित है? तो भारतीय जो प्रणाली है, प्रशासनिक प्रणाली है, यह ब्रिटिश से प्रभावित है और इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर ही आधारित है, और उसी समय के कानून थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में अभी तक है। तो भारत की अपकृत्य विधि किस पर आधारित है? इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है। प्रश्न नंबर 8। बुनियादी तौर पर अपकृत्य एक प्रजाति है। नंबर आ, आपराधिक क्षति एवं दोष की। नंबर बा, पर्याप्त क्षति अथवा दोष की। नंबर 7, सिविल क्षति अथवा दोष की। ये हमारा सही उत्तर है। बुनियादी तौर पर अपकृत्य एक प्रजाति किसकी है? सिविल क्षति अथवा दोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या एक दोष के लिए अपकृत्यात्मक दायित्व एवं आपराधिक दायित्व दोनों उत्पन्न हो सकते हैं? ऑप्शन है नंबर आ, केवल अपकृत्यात्मक दायित्व ही उत्पन्न हो सकता है। नंबर बा, केवल आपराधिक दायित्व ही उत्पन्न हो सकता है। नंबर 7, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर सा है, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। एक दोष के लिए अपकृत्यात्मक दायित्व एवं आपराधिक दायित्व दोनों ही उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य किसके प्रति होता है?
किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के प्रति या संपूर्ण विश्व के प्रति, संपूर्ण विश्व के प्रति अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य होता है। नंबर 11 अपकृत्य उल्लंघन होता है। नंबर आ व्यक्तिबंधी अधिकार का, नंबर बा सर्वबंधी अधिकार का, नंबर सा व्यक्तिबंधी तथा सर्वबंधी अधिकार दोनों का, और नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपकृत्य किसका उल्लंघन होता है? सर्वबंधी अधिकार का, और बी नंबर हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 अपकृत्य, एक अपकृत्य कर्तव्य भंग होता है जो नंबर आ पक्षकारों द्वारा आरोपित किया जाता है, नंबर बा विधि द्वारा आरोपित किया जाता है, नंबर 7 दांडिक विधि द्वारा आरोपित किया जाता है, और नंबर 10 समाज के द्वारा आरोपित किया जाता है। अपकृत्य कर्तव्य भंग होता है जो विधि द्वारा आरोपित किया जाता है, और बा नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 किसी कृत्य के अपकृत्य होने के लिए नंबर आ प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य अथवा भूल किया जाना आवश्यक होता है, नंबर बा कार्य अथवा भूल का परिणाम वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, और नंबर सा उपरोक्त आ और बा दोनों, और यही हमारा सही उत्तर है। किसी कृत्य के अपकृत्य होने के लिए प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य अथवा भूल किया जाना आवश्यक है, और नंबर बा कार्य अथवा भूल का परिणाम वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 किसी अपकृत्य कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर आ यह एक सिविल दोष होता है, नंबर बा सभी सिविल दोष अपकृत्य नहीं होते, और नंबर सा यह सर्वबंधी अधिकार प्रदान करता है, और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार डिस्क्रिप्टिव साथ ही सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के कंटेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अपकृत्य दायित्व प्राथमिक तौर पर विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यतः व्यक्तियों के प्रति होता है तथा इसके भंग का निवारण अपरिनिर्धारित क्षतियों के लिए किए गए कार्य द्वारा किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परिभाषा है विनफील्ड की, इसको याद कर लीजिएगा। क्या अपकृत्य दायित्व प्राथमिक तौर पर विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है? यह कर्तव्य सामान्यतः व्यक्तियों के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इंजुरिया साइन डेमनम इंपॉर्टेंट है। आपको 6 सेमेस्टर में पूरी तरीके से प्रोवर्ब और मैक्सिम्स के लिए ही इंग्लिश विधि पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारी मैक्सिम्स याद करनी पड़ेंगी, इसलिए अभी से याद करते चलिएगा। इंजुरिया साइन डेमनम का अर्थ क्या होता है? पहला ही नंबर हमारा सही है, बिना हानि अथवा क्षति के व्यक्तिगत विधिक अधिकारों का उल्लंघन। इंजुरिया साइन डेमनम का क्या अर्थ है? बिना हानि अथवा क्षति के यानी नुकसान के व्यक्तिगत विधिक अधिकारों का उल्लंघन इंजुरिया साइन डेमनम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 डेमनम साइन इंजुरिया यानी बिना क्षति के हानि, ये एक लैटिन सिद्धांत है, क्योंकि जितनी भी मैक्सिम्स है लगभग 90% लैटिन लैंग्वेज से ही है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? वादी से विधिक वादी को विधिक हानि के साथ क्षति पहुंचाना, वादी को विधिक हानि से क्षति पहुंचाना, और नंबर बा वादी को बिना विधिक हानि पहुंचाए क्षति पहुंचाना, नंबर 22 सही है। डेमनम साइन इंजुरिया का मतलब है वादी को बिना विधिक हानि पहुंचाए क्षति पहुंचाना, डेमनम साइन इंजुरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जहां अधिकार है वहां उपचार भी है, इसका क्या आशय है? नंबर 8 जहां अधिकार है वहां उपचार नहीं होता, नंबर बा बिना किसी दोष के कोई उपचार नहीं होता, और नंबर सा ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका उपचार ना हो, यानी कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका उपचार ना हो, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पिजन होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
पिजन होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामंड है या विनफील्ड है या ऑस्टिन है या उपरोक्त में से कोई नहीं? इनको याद करना पड़ेगा। पिजन होल सिद्धांत किसका है? ऑस्टिन का है। PHA याद कर लीजिएगा। पिजन होल का सिद्धांत किसका? ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसकी धारणा है कि अपकथ्य का कोई कानून नहीं होता किंतु अपकथ्य के कानून होते हैं? अपकथ्यों के कानून होते हैं, अपकथ्य का कोई कानून नहीं होता किंतु अपकथ्यों के कानून होते हैं। ये किसका है? ये सामंड की ही धारणा है। किसकी है? सामंड की धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अपकथ्य कानून के अंतर्गत क्षतियां हैं। कानून के अंदर क्षतियां कैसी? अपरिनिर्धारित होती हैं। अपकथ्य कानून के अंतर्गत जो क्षतियां होती हैं वो अपरिनिर्धारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको 25 तक मिलेंगे। बाकी और भी बहुत सारे MCQs अपलोडेड है LLB 3rd सेमेस्टर नामक प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से आराम से देख सकते हो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत अपलोड होगा नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का। सबको रट लीजिएगा और बैग से अपने आप को बचाइएगा। अपरिनिर्धारित क्षतियों में क्षति होती है। नंबर आ पूर्व निर्धारित, नंबर बा पक्षकारों द्वारा हाथों हाथ निर्धारित, नंबर सा पूर्व निर्धारित नहीं और नंबर दा कोई विधिक कार्यवाही संलिप्त नहीं होती। अपरिनिर्धारित क्षतियों में जो क्षति होती है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विधि में दुर्भावना का अर्थ होता है। नंबर आ जानबूझकर किया गया सदोष कार्य किंतु बिना किसी न्यायोचित कारण अथवा बहाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर बा जानबूझकर किया गया सदोष कार्य किंतु बिना किसी कारण अथवा बहाने के। और नंबर सा अच्छे उद्देश्य से जानबूझकर किया गया सदैव किया गया कार्य और नंबर दा बुरे उद्देश्य से जानबूझकर किया गया कार्य। विधि की दुर्भावना का अर्थ होता है, नंबर आई हमारा सही है, जानबूझकर किया गया सदोष कार्य किंतु बिना किसी न्यायोचित कारण अथवा बहाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तथ्यात्मक दुर्भावना का अर्थ होता है। नंबर आ बुरे उद्देश्य के बिना जानबूझकर किया गया सदोष कार्य, नंबर बा न्यायोचित कारण के बिना किया गया सदोष कार्य अथवा नंबर सा अच्छे उद्देश्य के साथ किया गया सदोष कार्य। नंबर सा ही हमारा नंबर सा नहीं, नंबर दा है बुरे उद्देश्य के साथ जानबूझकर किया गया सदोष कार्य। ये हमारा सही उत्तर है। तथ्यात्मक दुर्भावना का क्या अर्थ होता है? बुरे उद्देश्य के साथ जानबूझकर किया गया सदोष कार्य। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से क्या अपकथ्य विधि का एक उद्देश्य नहीं है? नंबर आ निवारण, नंबर बा नैतिक आरोप को आरोपित किया जाना। यही हमारा सही उत्तर है। अपकथ्य विधि का एक उद्देश्य नहीं है कि नैतिक आरोप को आरोपित किया जाना। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही LLB 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे MCQs आप बड़ी आसानी से सुनकर याद कर सकते हैं।